हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। तो आज हम डिस्कस करेंगे ब्लैक ग्राम या फिर उर्द के बारे में। तो इससे पहले भी बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं जो कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जेट या आईसीआर, बीएचयू, एनएससी, जितने भी एग्रीकल्चर एग्जाम हैं उनके लिए क्या है इम्पोर्टेंट है, जो सेम टॉपिक रहते हैं सबके, उनके लिए कंबाइंड क्लास रहती है। तो ये क्या है, एक पल्सिस क्रॉप है, यानी कि एक दलहनी क्रॉप है। और दलहनी क्रॉप का एक मेन फीचर रहता है जिसमें क्या है, सभी दलहनी क्रॉप क्या करती हैं कि इनका जो रूट सिस्टम होता है, जो जड़ें होती है, वहाँ पे क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा क्या करती है, राइजोबियम फिक्सेशन का काम करती है। तो इस वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए, बिकॉज मैं आपको ये सभी मैटर्स फ्री में प्रोवाइड करवा रही हूँ। बस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि एक टेलीग्राम चैनल है मेरा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो की दे दिया जाएगा, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ये वाला जो है, ये देखो इस टाइप की होती है जो हमारी उर्द है, ठीक है। और ये क्या है, ब्लैक जो है इसके सीड होते हैं, इसीलिए इसको ब्लैक ग्राम भी बोला जाता है। ठीक है, ये देखो उर्द को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक ग्राम या फिर उर्द बीन बोलते हैं। तो उर्द का वानस्पतिक नाम या फिर साइंटिफिक नाम क्या है, विग्ना मूंगो जो है वो क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, विग्ना मूंगो क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है। जो चीज़ें बिल्कुल इजी है उनको ओनली हिंदी या फिर इंग्लिश में ही लिख दिया है मैंने। फिर कुल या फैमिली की बात करें, कौन सी फैमिली की है, फेबेसी या फिर लेग्यूमिनेसी की। दोनों में से कोई भी आपको ऑप्शन में दिया गया हो तो दोनों ही राइट होंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कई बार आपको लेग्यूमिनेसी दे दिया जाता है, कई बार फेबेसी, या फिर दोनों दे के आपको बोथ ऑप्शन में दिया गया होगा, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, बोथ होगा, यानी कि दोनों ही सही हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट कौन से क्रोमोसोम नंबर की, 2n=22, यानी कि 22 क्रोमोसोम नंबर है। हमने पहले क्रॉप पढ़ी थी, कौन सी, काउपी पढ़ी थी, उसके भी क्रोमोसोम नंबर कितनी है, 22 है, वो भी फेबेसी की ही है, विग्ना एकोंटिफोलिया। और ये कौन सी है, विग्ना मूंगो, जो कि उड़द है, ब्लैक ग्राम है, उड़द बीन। ठीक है, इसका ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति स्थान कौन सा है, भारत है, और काउपी का उत्पत्ति स्थान कौन सा है, अफ्रीका था। ठीक है, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट की भारत में इसकी खेती कहाँ कहाँ पे की जाती है। भारत में राजस्थान में अगर हम बात करें, जो हमारा राज्य है राजस्थान, उसकी अगर हम बात करें तो कहाँ पे की जाती है, कोटा, उदयपुर, अलवर, भरतपुर और सवाई माधोपुर, यानी कि इन जिलों के अंदर हम क्या करते हैं, इसकी बुआई की जाती है। ठीक है, जो उड़द है उसकी क्या की जाती है, बुआई। ठीक है, और फिर हम बात करें इसके प्रोटीन की, तो प्रोटीन जो रहता है वो कितना रहता है, 24% जो है प्रोटीन रहता है। ठीक है, और फिर हम बात करें कि क्लाइमेट, यानी कि कैसी क्लाइमेट या फिर जलवायु की रिक्वायरमेंट रहती है, यानी कि कैसी जलवायु में, कैसी क्लाइमेट में जो उड़द है उसे हम बो सकते हैं, बुआई कर सकते हैं। तो आर्द्र या फिर गर्म जलवायु, यानी कि वार्म और ड्राई क्लाइमेट है ना, तब हम क्या कर सकते हैं, ऐसे सीजन के अंदर हम इसकी उड़द की क्या कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं। फिर राजस्थान में रैनी सीजन में, यानी कि जब बरसात हो रही हो, बरसात शुरू हो गई हो, तब हम क्या कर सकते हैं, उड़द की बुआई। यही हमने काउपी में, लोबिया में पढ़ा था कि जब रैनी सीजन हो तो क्या कर सकते हैं, हम काउपी की बुआई कर सकते हैं। और इसके लिए रेनफॉल कितनी चाहिए, वार्षिक वर्षा जो है वो 40 से 60 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल चाहिए आपको, वार्षिक, यानी कि पूरे वर्ष में इतनी वर्षा होगी तो हमें अच्छे से प्रोडक्शन मिल जाएगा। प्लांट ग्रोथ करने के लिए एक टेम्परेचर यानी कि तापमान चाहिए होता है, वो तापमान कितना रिक्वायर है, 21 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। मिट्टी की बात करें तो एक ही चीज़ रहती है कि अच्छे जल निकास वाली, यानी कि वेल ड्रेन सॉइल, और जो सैंडी यानी कि दोमट सॉइल जो है वो बेस्ट रहती है। और पीएच जो है वो कितना रहता है, 7 से 8% पीएच जो है वो इसके लिए बेस्ट रहता है। उन्नत किस्मों की बात करेंगे, इम्प्रूव्ड वैरायटी कौन कौन सी है, कृष्णा है, T9 है, को4 है, और KM1 और 2 है, ADT1 है, LBG20 है, जवाहर उड़द 2 है, और बरखा है, और पंत U19 और 30। ठीक है, ये क्या है, इसकी इम्प्रूव्ड यानी कि उन्नत किस्में हैं किसकी, उड़द की। फिर हम इसके बीज की बात करेंगे, तो इस टाइप का इसका बीज होता है, ब्लैक कलर का, इसीलिए इसको बैंगल ग्राम बोलते हैं। ठीक है, सीड रेट जो है और इसका सीड ट्रीटमेंट है। सीड रेट क्या होता है, यानी कि 1 हेक्टेयर जमीन के अंदर, इसके अंदर है ना, एक एरिया का, एक जगह का एक पर्टिकुलर मेप लिया जाता है। जैसे कि 1 हेक्टेयर रहता है नॉर्मली, कि 1 हेक्टेयर एरिया के अंदर हमें क्या करना है, कि उड़द को लगाना है या फिर कोई भी फसल को लगाना है। ठीक है, तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि हमारे पास कितना बीज होगा तो हम 1 हेक्टेयर के अंदर बुआई कर सकते हैं।
उसी बीज दर, उसे ही बोलते हैं हम बीज दर, ठीक है, जितना बीज एक हेक्टेयर में यूज में लिया जाता है। ये जो डेटा रहता है ये पर हेक्टेयर का रहता है, ठीक है। नॉर्मली कितना रहता है 15 से 20 केजी पर हेक्टेयर, ठीक है, यानी कि 15 से 20 केजी पर हेक्टेयर रहता है इसका डेटा जो है। यानी 15 से 20 केजी सीड हम एक हेक्टेयर में डालेंगे। और मिक्स क्रॉपिंग में यानी इसके साथ हम दूसरी क्रॉप को भी ग्रो कर रही हैं तो 8 से 10 केजी रखेंगे। और सीड ट्रीट किससे करेंगे, 3 ग्राम थायरम 2 ग्राम कार्बेंडाजिम पर केजी सीड, यानी कि 3 ग्राम थायरम डालेंगे और 2 ग्राम कार्बेंडाजिम, दोनों में से एक यूज करना है। थायरम यूज कर रहे हैं तो 3 ग्राम थायरम 1 केजी सीड को ट्रीट करने के लिए यूज में लेंगे और 2 ग्राम कार्बेंडाजिम 1 केजी सीड को ट्रीट करने के लिए यूज में लेंगे। साथ में राइजोबियम कल्चर का यूज करते हैं बिकॉज ये एक पल्सेस क्रॉप है। और पल्सेस क्रॉप का एक फीचर है जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बताया था कि ये क्या करती हैं, जो एटमॉस्फेयर वातावरण के अंदर जो नाइट्रोजन होती है ना, उसका स्थिरीकरण करते हैं। कहाँ पे, अपने रूट सिस्टम से सोइल के अंदर, ठीक है, क्या करती हैं, वहाँ पे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं। फिर हम बुआई के समय और विधि की बात करें, यानी कि सोविंग कब करनी चाहिए, टाइम ऑफ सोविंग और मेथड की बात करें तो सोविंग टाइम क्या रहता है, 15 जून से 15 जुलाई, इस बीच में सोविंग कर देनी चाहिए, बुआई कर देनी चाहिए। स्पेसिंग कितनी रहती है, रो इंटू रो और प्लांट इंटू प्लांट। रो इंटू रो तो रहती है 30 सेंटीमीटर, प्लांट इंटू प्लांट रहती है 10 से 15 सेंटीमीटर। अब रो इंटू रो का क्या मीन है, मैंने सभी क्लासेस में आपको बताया, लेकिन फिर से एक क्लास में बता देती हूँ। ये मान लो एक कतार है या फिर एक रो है, ठीक है, ये दूसरी रो है। इन दोनों रो के बीच में एक दूरी तो रखते हैं ना, उसी दूरी को हम क्या बोलते हैं, कतार से कतार की दूरी या फिर रो से रो की दूरी। और ये एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, इन दोनों प्लांट के बीच में ये वाले डिस्टेंस है, यानी कि 2 प्लांट जब हम लगाते हैं तो दोनों के बीच में डिस्टेंस रखी जाती है ना, तो उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, प्लांट से प्लांट की दूरी। तो रो से रो की दूरी जो है वो तो रखी जाती है 30 सेंटीमीटर, प्लांट से प्लांट की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जस्ट हाफ, ठीक है, आधी। फिर हम गहराई की बात करेंगे, यानी कि बीज को कितनी गहराई पे बोना चाहिए जिससे कि जर्मिनेट हो जाए। तो 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पे क्या करते हैं, बीज को बोना चाहिए। फिर मैन्योर और फर्टिलाइजर की बात करते हैं, यानी कि कितना फर्टिलाइजर और कितना मैन्योर हमें अप्लाई करना चाहिए। तो नाइट्रोजन की मात्रा कम, क्योंकि उड़द जो है वो दलहनी फसल है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। जब हमने काउपी की क्रॉप की थी तो इसमें नाइट्रोजन कितना डालते हैं 20 केजी, फॉस्फोरस कितना डालते हैं 60 केजी और पोटास कितना डालते हैं 30 केजी। ये डोज जो है 1 हेक्टेयर के लिए रहती है, ठीक है, पर हेक्टेयर डालते हैं इतना। ये क्या है, उर्वरक की डोज है, ठीक है, अलग अलग। फिर हम बात करते हैं सिंचाई की, यानी कि इरिगेशन, जो हम फसलों को पानी देते हैं उसे सिंचाई बोलते हैं। तो पानी की आवश्यकता कम होती है इस फसल को, अगर वर्षा ना हो तो हम 2 सिंचाई करेंगे, 2 इरिगेशन, जैसे सेम काउपी में करते थे। और वो कब कब करेंगे, फर्स्ट तो फ्लावरिंग स्टेज पे, यानी जब जो पुष्प हैं वो निकल रहे हों, जो फ्लावर हैं वो निकल रहे हों, उसे बोलते हैं पुष्पावस्था, उस टाइम करनी होती है। और सेकंड जब पॉड फॉर्मेशन या ग्रेन फॉर्मेशन हो रहा हो, यानी दाने बन रहे हों, उस टाइम। और अगर इन दोनों स्टेजेस पे नहीं करेंगे तो ये क्रिटिकल स्टेज है किसकी, उड़द की। और इस स्टेज पे अगर हम इरिगेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमें जो प्रोडक्शन, जो उत्पादन हमें मिलने वाला था उसमें क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। फिर हम इंटरक्रॉपिंग की बात करेंगे तो वीट कंट्रोल के लिए क्या करेंगे, 15 से 30 दिन के बाद हाथ से निराई गुड़ाई करेंगे, यानी कि जो खरपतवार है उनको निकाल के फेंक देंगे। उड़द की क्रॉप के अलावा कोई प्लांट अगर खेत के अंदर ग्रो हुआ है तो उसे हम निकाल के फेंक देंगे। और अगर बहुत ज़्यादा है ऐसे प्लांट जिनको हाथ से उखाड़ के फेंकना या खुरपी से निकाल के फेंकना पॉसिबल नहीं है, हम नहीं निकाल सकते, इतनी ज़्यादा जो प्लांट्स हैं वो ग्रो हो चुकी हैं, तो उसके लिए हम केमिकल यूज़ करेंगे। केमिकल कौन से यूज़ करेंगे, बुआई से पहले ही पेंडिमेथालिन 3 लीटर्स, और लासो जो है जो कि जर्मिनेशन से पहले, यानी कि हमने सोविंग कर दिया लेकिन अभी बीज जर्मिनेट नहीं हुए हैं, ठीक है, तब लासो 2 लीटर 500 लीटर पानी के साथ मिला के यूज़ में लेते हैं। उसके बाद में हम कटाई और मडाई की बात करेंगे। तो हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग के अंदर क्या होता है, कटाई के अंदर, यानी कि हम कटाई कब करेंगे, वैसे देखा जाए तो लगभग जो क्रॉप्स है ना वो 80 से 10 डेज, यानी कि 80 से 100 दिन के अंदर मैच्योर हो जाती है। लेकिन अलग अलग रहता है, कई बार टाइम पीरियड आगे पीछे हो जाता है, बिकॉज अलग अलग वेराइटीज़ हैं। कोई लेट सोन वेराइटी है ज़्यादा दिन लेती है, कोई अर्ली सोन वेराइटी है जो कम दिन लेती है, ठीक है, जिनको जल्दी सोन कर दिया जाता है जो कि बहुत कम टाइम लेती है, ठीक है।
तो इस बेस पे क्या है, अलग अलग डेज रहते हैं। नॉर्मली एवरेज जो डे है वो कितनी है, 80 से 100 यानी कि 80 से 100 दिन। और फिर हम बात करें 70 से 80% फलियां पक जाती है जो कटाई कर लेते हैं। जब 70 से 80% फली जो है हमारे खेत में वो क्या है, पक जाती है, तो हम क्या करेंगे, उसकी कटाई कर लेंगे। और कटाई भी किससे करेंगे, सिकल या हंसिया से। ये देखो इस टाइप की होती है द्रांति, जिससे हम क्या करेंगे, इसकी कटाई करेंगे। यील्ड या फिर उत्पादन की बात करें तो हमें कितना उत्पादन मिलता है, 8 से 10 क्विंटल पर हेक्टेयर। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये सभी मैटर मैं आपको फ्री में दे रही हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होने पे आपको नोटिफिकेशन मिल सके कि इस चैनल पे ये वीडियो अपलोड हुआ है। तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।